ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो फोर्स तुम लगा रहे हो ना, उसमें जो फोर्स उस पर लग रहा है बॉडी पे, वो उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड। एग्जांपल भी दूंगा, देखो एक मिनट, इसको हटाया। इट इज द, ऐसे लिखो, इट इज द फोर्स, ये वो फोर्स है ड्यू टू विच वर्क डन is independent of path। मतलब ये वो फोर्स है जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बॉडी है, इसको हमने किसी हाइट से छोड़ दिया, एच हाइट से छोड़ दिया ऐसे करके, तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, mg है ना। उसके द्वारा देखते हैं कितना वर्क डन हो रहा है। mg लग रहा है, वर्क डन देखो, वर्क डन बाय mg क्या हुआ, क्या होता है? हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना, एफ डॉट आर। फोर्स mg हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हो गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, क्योंकि फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, कॉस 0। ठीक है, ये कितना हो गया? mgh। ठीक है, हो गया कम। अब मान लो कि ऐसा कुछ सीन है, ये एक ऐसा ट्रायंगल प्लेन है, यहाँ से डब्बा हमने यहाँ से छोड़ा ऐसे करके, ऐसे डब्बा, ये हाइट भी h है, ये जो पूरी हाइट है। ठीक है, इसको थीटा ले लो, चलो कोई बात नहीं। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ? स्मूथ मान लो उसको, स्मूथ प्लेन, म्यू इज इक्वल टू 0, या फिर एक काम करो, सुनो ऐसे, हाँ ठीक है, ये एच थीटा मान लो, ये हो गया। ठीक है, चलो इस पे mg नीचे तो लगेगा, क्यों mg नीचे लग रहा है, इसमें निकालो वर्क डन बाय mg, क्या होगा? वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फिर कॉस थीटा। फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है, क्योंकि हम वैसे तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और ये, लेकिन हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय mg। वो चेक कर रहे हैं कि वो पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? अरे फोर्स mg लग रहा है, ठीक है, mg के द्वारा निकाल रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट ये है, जब ये फिसल के यहाँ पहुँच जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ मान लो उसको l मान लो। ठीक है, l मान लिया, l इंटू कॉस थीटा, थीटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है, क्यों? एल, mg इंटू एल इंटू कॉस थीटा। कितना एंगल है? mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, कितना एंगल है दोनों के बीच में? mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना एंगल है भाई बताओ? हैं, कितना एंगल? अरे थीटा लिखा तो है, ये क्या है? अरे mg नीचे लग रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ? थीटा नीचे वाली लाइन, और ऐसे ये जो ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो फिर ये नहीं हो गया, फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा, थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, ठीक, हाँ। अब देखो, अभी हम कन्वर्ट करते हैं इस ट्रायंगल में, देखो कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होगा?
इस ट्राइंगल में कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बताओ भाई क्या होगा। बेस, हाँ क्या फॉर्मूला होता है कॉस का? हाइपोटेन्यूज। हाँ बेस कितना है बताओ? एच है। हाँ एंगल के साथ वाला बेस होता है, ठीक है कि नहीं? बेस मतलब ज़मीन वाला नहीं, एंगल के साथ वाला। तो एच अपॉन हाइपोटेन्यूज एल हो गया। तो एच, ये कॉस थीटा की वैल्यू एच बाई एल यहाँ डाल दो। वर्क डन बाय एम जी क्या हुआ? एम जी एल एच अपॉन एल। अरे ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी, एल कट गया, एम जी एच आ गया। अब देखो बॉडी एक तो सीधा नीचे गिरी थी, तब वर्क डन कितना था? एम जी एच। फिसल के नीचे गिरी तो वर्क एम जी के द्वारा कितना वर्क डन हुआ? सेम हुआ। तो इसीलिए जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई नीचे आया तो फिसल के आए, क्या जो घूम के आ जाए, कैसे भी आ जाए, किस पे डिपेंड कर रहा है? कि कितनी हाइट है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसी फोर्स को क्या बोलेंगे? बस कंजर्वेटिव फोर्स है ये, ठीक है। हाँ और देखो, और इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, कि इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स की होती है। पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी सारी फोर्सेस की नहीं होती, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की होती है। अब तुमने कितनी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है? देखो तुमने तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ी, अभी कौन सी पढ़ी थी? ग्रेविटेशनल। तो जो ग्रेविटी उसके अंदर लग रही है वो कंजर्वेटिव है फोर्स। और कौन सी पढ़ी थी इसके अलावा? इलास्टिक, स्प्रिंग वाली। तो स्प्रिंग वाला जो फोर्स है वो भी क्या कंजर्वेटिव है। और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड सुनी है, उसके अंदर भी वर्क डन होता है, ये सब होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी भी। तो वो कैसी फोर्स होगी? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? कंजर्वेटिव होगी, क्योंकि उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ भी होगी वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। एटम्स के बीच में भी फोर्स लगता है, पता है कि नहीं? एटम अगर दूर जाते हैं ना तो उसको पास बुला लेता है, तो उनके जो बॉन्ड है उनके बीच में फोर्स लगता है कुछ, वो फोर्स भी कंजर्वेटिव है। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स लगता है, पता है कि नहीं? न्यूक्लियस, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और एक और बात कि कंजर्वेटिव हो गया, चलो लिख लो, लिख लो। हो गया, ठीक है। देखो और एक और चीज़ है इसमें, याद आ गया मुझे। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो किसकी होती है? सिस्टम की। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम। सिस्टम मतलब, अब देखो तुमको एग्जांपल देता हूँ। ये जो है बॉडी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है किसकी है? ये नहीं, सिस्टम की है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, अकेले बॉडी की नहीं होती, ठीक है। सिस्टम में क्या क्या है यही पता होना चाहिए बस। सिस्टम में बताया था ना, सिस्टम में कुछ भी ले लो तुम। सिस्टम मतलब क्या कि जैसे ये, एक तो ये बॉडी हो गई क्योंकि फोर्स ही इस पे लग रहा है, सिस्टम में तो ये आएगा ही। साथ में और कौन कौन आएगा? जो इस पे फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी भी सिस्टम में आ जाएगी। अब ग्रेविटी कौन, कहाँ से आई ग्रेविटी? धरती से। धरती की है ना वो ग्रेविटी, तो धरती भी सिस्टम में है, पूरी अर्थ सिस्टम में है। तो ये जो है ऐसा समझ लो, ये धरती हो गई, ये बॉडी हो गई यहाँ पे छोटी सी, तो तुम
इस पे निकाल रहे फोर्स यूज करके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी नहीं है, ये इस पूरे की है। ऐसा करो उसको, सिस्टम एक्चुअली ये है भाई। जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना, तो तुम सिस्टम ये लेते हो जिसमें धरती भी आ गई और बॉडी भी आ गई, अकेले बॉडी नहीं, अकेले बॉडी। क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो किसका है, धरती का है। ठीक है, तो वही। अच्छा, तुमने अगर ये सिस्टम ले लिया तो ये जो mg लगेगा इसके ऊपर, mg ऐसे लग रहा है, यहाँ पे लग गया mg, इस पे कुछ लगेगा, धरती पे कुछ फोर्स लगता है, धरती, ये धरती ने, ऐसे तो चलो ठीक है, तुमने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है क्या कुछ ग्रेविटेशन में पढ़ा है कुछ, कभी पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स लगते हैं, जैसे कि धरती, सूरज धरती को खींच रहा है, धरती चांद को खींच रही है, सुना है ना ऐसा कुछ, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा ना कि ये भाई ग्रेविटेशन सोलर सिस्टम में जैसे लगते हैं फोर्स, सूरज जो है सबको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, क्यों, धरती बॉडी को खींच रही है, बॉडी धरती को खींच रही है क्या, बताओ। हाँ, ग्रेविटेशन में यही सबसे पहले यही बताते हैं लॉ में कि एक बॉडी दूसरे को खींच रही है, दूसरी बॉडी पहली को खींच रही है। जब एक बॉडी दूसरे को खींचेगी, दूसरी बॉडी चुप बैठ जाएगी, वो नहीं खींचेगी। एक मैग्नेट दूसरे को क्या करता है, खींचता है ना, दूसरा क्या करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, क्या करेगा, वो भी खींचेगा, वही लॉ वही है। तो ये भी इस पे, बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, ये भी तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में कुछ है, हाँ जो भी होगा, अरे उतना ही लगाएगी या अलग लगाएगी। जैसे धरती ने लगाया इस पर 10 न्यूटन, ठीक है, तो बॉडी धरती पे कितना लगाएगी, 10 ही लगाएगी, बराबर। तो ये भी बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में कि जितना एक बॉडी दूसरे को धक्का मार रही है, खींच रही है, फोर्स लगा रही है, धक्का तो नहीं, खींच रही है, फोर्स लगा रही है, उतना ही दूसरी बॉडी पहले पे लगाती है, ठीक। तो तुमने सिस्टम इस पूरे को ले लिया, इस पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या, ये दोनों आपस में लगा रहे हैं, ये कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जब तुम लिखते हो तो वो फोर्स क्या बन जाता है, इंटरनल, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इवैल्यूएटेड, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना हम, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या बन जाता है, इंटरनल फोर्स, याद रखना इसको, कंजर्वेटिव फोर्स बिकम्स इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना इसके बारे में, एग्जांपल ले लेते हैं इसके। ग्रेविटी में जो फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स, और कौन सा अभी बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमने सुनी नहीं है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो सुनी है। और कौन सा बताया था, और भी बहुत सारे हैं, वो एटम वाले हैं, लिख लो ये भी एक लाइन। ठीक है, तो याद रखना। अब जैसे अब तुम्हें पता चल गया कि mg के द्वारा जो ये हो रहा है, क्या कहते हैं, वर्क डन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो तुम क्या करो, जैसे मान लो तुमको ये निकालना हो, ये यहाँ से यहाँ तक का mg का वर्क डन निकालना है, तो तुम सीधा ऊपर से नीचे निकाल लो, खत्म कहानी। क्यों, ये इसके बराबर है कि नहीं है, तुम ऊपर से नीचे निकाल लो, तभी तो बताया था कि ये सब हाइट, ये छोड़ो, सीधा हाइट देखो,
एम जी इंटू वो कितना नीचे गया, एम जी इंटू कितना हाइट नीचे आया, और फिसल फिसल के जितना भी आ रहा हो, कोई ऐसे भी आ सकता है। ये वो देखा ना, एक वाटर पार्क में होती स्लाइड है ना, ऐसे ऐसे करके आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सीधा वो नीचे जाएगा तो वर्क डन उतना ही होगा सेम। सीधा नीचे का निकालो, या तो ऊपर जा रहा तो सीधा ऊपर का निकालो, ठीक है, टाइम बच जाता उससे। लिख लो। दूसरा है, हाँ जाओ जाओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, क्या होगा जिसमें इट इज अ फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन, क्या होगा वर्क डन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन, हाँ अरे उसमें इंडिपेंडेंट था, उसमें पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि किस रास्ते से गया, वर्क डन तो सेम ही है भाई, किसी भी रास्ते से जाए। बस एक और लाइन लिख लो इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसी के नीचे लिख लो, साइड में लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है। इट ओनली, चलो रहने दो यार, लिखोगे क्या उसको, लिख लो चलो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, हाँ क्या हुआ, क्या चीज़, क्या करना है, क्या करना है, किसको, टैक्सी ड्राइवर को, इधर कहाँ है टैक्सी वाला, मतलब वहाँ पे है। अच्छा हाँ तो एक्सचेंज नहीं है मेरे पास, 20 रुपये दे दो, उससे क्यूआर मंगा लो ना, मेरे तो कैश नहीं वो लाता। नहीं है उस पर, इसलिए कह रहा था मैं, चलिए देख लो आप अपने पास है तो। अच्छा हाँ, मेरे 500 रुपये हो जाएंगे, देखता हूँ, बोलो 20 का नहीं है क्या, मतलब देख लो अगर है तो। एक मिनट नहीं हो, पर्स तो मैंने रखा है, देखते हैं कितने कैश है। अरे हैं 20 रुपये ही पड़े हैं, ये लो। तुम टैक्सी से आए हो, हाँ वो मतलब पास में था ना इसलिए, कहाँ खड़ा है वो टैक्सी वाला, वहीं पे खड़ा है, अभी देख के आ रहा हूँ। उसका फ़ोन नंबर लेके आना, फ़ोन नंबर ठीक। ठीक है, हाँ हाँ लिख लो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो उसमें भी ऐसा होता है, यहाँ से ले कोई चार्ज गया, कुछ भी गया, यहाँ तक गया, ठीक है, इस पॉइंट से ए से बी, इस रास्ते से गया या उस रास्ते से गया या जिस से, कितने भी रास्ते से गया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, वर्क डन क्या रहेगा, सेम, अगर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, हाँ ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या हुआ, जिसमें पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हाँ जैसे कि इससे एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसका एग्जांपल है। फ्रिक्शन भी बहुत सारे होते हैं, हवा का फ्रिक्शन, हवा में भी फ्रिक्शन लगता है, सरफेस तो पढ़ ही रखा है, फ्रिक्शन फोर्स जो ज़मीन पे लगता है सड़क पे, और पानी में भी लगता है फ्रिक्शन, पता है कि नहीं, हाँ विस्कस फ्रिक्शन, हवा में भी करंट फ्लो करता तारों में, उसमें भी होता है फ्रिक्शन,
इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसमें, उसी वजह से करंट आता है, तो उसको रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है भाई, ठीक है, लिख लो लिख लो उसको। ठीक है भाई, ये जगह छोड़ देना इसके लिए थोड़ी सी, ठीक है, लिख लिया? क्यों? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल भी पढ़ लिया हमने, मैकेनिकल भी पढ़ लेते। तो ये क्या होता है भाई, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसको टोटल कर दो, ऐड कर दो, वो हो जाती है मैकेनिकल। बहुत सिंपल सी बात है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। उसको ई से डिनोट करते हैं, ई से बोल दो या किसी मर्जी से बोल दो, ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? ये तुमने पढ़ रखा है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी कभी पैदा नहीं हो सकती, जितनी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यही है, ये लॉ है, लॉ मतलब ये, इसका कोई इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता कोई अभी तक, तो उसको लॉ बना दिया। तो क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कुछ नहीं है, बस लिखने के लिए, ये तो 7वीं 8वीं के बच्चे वो उस क्लास में पढ़ते थे, ये क्यों, इसको तुमको लगाना आना चाहिए, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, यहाँ पे एनर्जी तो चलो कंजर्व है, लेकिन कौन कौन सी एनर्जी तुम निकाल सकते हो और कैसे तुम उसको यूज़ कर सकते हो। खैर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगा उसका फ़ायदा है, क्योंकि ये तो पता ही कंजर्व्ड है, लेकिन तुमको जैसे मान लो गाड़ी चल रही है, ठीक है, स्टार्ट हुई और आगे जाके रुक गई, एनर्जी इज कंजर्व्ड, तुम उससे ये निकाल दोगे कि हवा में कितना हीट गई, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसका यूज़ बहुत कम जगह होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नहीं यार, नॉर बी destroyed, it can only change its ठीक है, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, लॉ नहीं है ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये लॉ नहीं है, ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या चीज़ है? मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहेगी, ये कोई लॉ नहीं है, ये तो लॉ है। एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी हो, हीट, लाइट, साउंड, काइनेटिक, पोटेंशियल, फ्रिक्शन वाली, जो भी हीट ही है वो,
सारी एनर्जी आ जाती है एनर्जी के अंदर। लेकिन इसमें क्या, कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक और पोटेंशियल, बस यही आएगी। तो वो बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, कब रहती है कंजर्व, जब उसमें सिस्टम में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, तो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी भाई यार क्या लिख रहा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड when there is no conservative forces, as conservative forces मत लिखो, ऐसे लिखो when there is no work done, when there is no work done due to नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर उसका वर्क डन होगा तो मतलब जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा, फ्रिक्शन काम कर देगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे मान लो तुमने क्या फुटबॉल पे लात मारी, तो वो आगे जाके रुक गई ना, क्यों रुकी, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया, फ्रिक्शन ने वर्क डन कर दिया, तो उसने एनर्जी कम कर दी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन का वर्क डन ना हो तो वो कभी रुकेगी ही नहीं, ठीक है, रुकेगी की बात नहीं है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कभी कम नहीं होगी, उतनी रहेगी, हाँ जितनी थी। when there is no work done due to non conservative forces, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बढ़ सकती है क्या, बताओ, किसी सिस्टम की बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है बताओ, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0, ज़मीन पर रखी है, वो पोटेंशियल 0, तुमने लात मार दी, उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई ना। कैसे बढ़ गई, अरे कैसे बढ़ गई, अरे क्या कैसे बढ़ गई, हाँ बोलो, हाँ हमने जो काम किया, अरे हमने भी तो काम किया उसमें, हमने उस पर लात मारी, हमने काम वर्क डन किया कुछ, तो जब बाहर से वर्क डन होता है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी ऐसे लिखो, ऑफ अ सिस्टम increases if there is work done on the system, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे डिक्रीज भी हो सकती है। मान लो कि गाड़ी एक साइकिल तुम्हारे पास आ रही है और तुमने उसको ऐसे उल्टा धक्का मार दिया, तो वो रुक जाएगी ना। फुटबॉल रुक भी तो जाती है, फुटबॉल आ रही है और मैंने उसको ऐसे करके कुछ भी करके रोक दिया, टांगों से रोक दिया, उसकी मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई, पहले कुछ थी, तो मतलब तब भी मैंने वर्क डन किया या मेरे ऊपर वर्क डन हो गया, ठीक है। तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, भाई गाड़ियाँ चलती रहती हैं, रुकती रहती हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ती भी है और घटती भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखो,
सिस्टम में इंक्रीज या फिर डिक्रीज इफ देर इज वर्क डन on the system on or by the system. बाहर से कोई काम करेगा तो उसकी मैकेनिकल बढ़ जाएगी, और अगर वो काम करेगा बाहर पे तो उसकी घट जाएगी एनर्जी। ठीक है कि नहीं? वो एक तरीके फुटबॉल को एक सिस्टम मान लो, जब उसके अंदर कोई बाहर से वर्क डन करेगा मतलब उसके अंदर एनर्जी घुसेड़ेगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब फुटबॉल किसी पे काम करेगी बाहर वाले पे तो वहाँ से एनर्जी निकल के बाहर चली जाएगी तो उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, मान लो फुटबॉल आ रही है और दीवार से टकरा गई तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी वैसे ही कम हो जाएगी क्योंकि दीवार पे थोड़ा सा काम कर डाला। साउंड टकराने से आवाज़ आती है, आवाज़ भी तो एनर्जी है, तो उसने एनर्जी दे दी भाई कमरे में, क्यों? हाँ ठीक है। दीवार कर सकती है काम, बताओ, डबल स्पीड से वापस आ जाए? ऐसा तो कभी नहीं देखा यार मैंने। कौन सी बॉल? क्रेजी बॉल? नहीं, उसमें भी नहीं होता, कभी हो ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये तो यार नहीं हो सकता है। वो तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ से मारती हूँ तो ऊपर उछल जाती है जहाँ से, अरे तुमने तो उसको फेंका है ना, फेंकते हुए जो एनर्जी थी टकराने से पहले, टकराने के बाद वो कम ही हो जानी है, कम हो जाएगी। तुम ऐसे छोड़ो क्रेजी बॉल को, वो टकरा के इस हाइट पे कभी नहीं आने वाली है, कभी नहीं यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ सकती है, लेकिन यहाँ तक नहीं है। तुम यहाँ से छोड़ दो बस, टकरा के कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो जैसे हम बॉल ऊपर से छोड़ते हैं, नीचे जाती है, टकराती है, फिर उछलती है, फिर टकराती है, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती रहती है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। कौन कर रहा है वर्क डन? बॉल कर रही है, किस पे? वो धरती पे कर रही है, बार बार टकरा रही है, उसको धक्का मार रही है। ठीक है, हाँ, तो उसके मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकल रही है, यही है। तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन मान लो कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ any external forces। ठीक है, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? in absence of any external forces and non conservative forces, वो लिख ही दिया वैसे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी remains conserved। ठीक है, लिख लो ये सब, लिख लिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें। अभी न्यूमेरिकल करते हैं तो तुमको समझ में आएगा कि एक ही इक्वेशन से सारी चीज़ें हो जा रही हैं।
ये जो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कम ही करता है। बॉल चाहे इधर से उधर जाए चाहे वापस आए, फ्रिक्शन हमेशा कम करेगा। अब मतलब मोशन के अगेंस्ट ही लगता है वो, तो वो कभी मोशन बढ़ाता नहीं है, वो कम ही करेगा एनर्जी, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन का वर्क डन है, ये हमारे मतलब काम का नहीं है, क्योंकि ये वापस कभी नहीं आता, ये चला ही जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई बंदा उधर गया, ठीक है, फ्रिक्शन का कुछ काम हुआ, वापस आएगा, वो फ्रिक्शन का काम और चला जाएगा, वो और थक जाएगा मतलब, ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी गाड़ियाँ चलती हैं कि नहीं, अंदर उसके इंजन विंजन वो घूमते रहते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो, जैसे वो तुमने देखा होगा पिस्टन सिलेंडर विलेंडर होता है अंदर कुछ इंजन के, तो सुना है, जिसमें पेट्रोल जाता है, आग लगती है, फिर वो घूमता है, ऐसे होता कुछ। अरे ऐड वैड भी देखा होगा तुमने, यहाँ पे आग लग रही है और ऐसे करके ये ऊपर नीचे जाता है, ये घूमता है, बाइक के अंदर होता है। ये जो उसके ऐड वगैरह आते हैं, इंजन ऑयल के ऐड, वो बोलता है कैस्ट्रॉल डालो, ये डालो, तो उसमें ऐड में ये दिखाता है उसको, कोई बात नहीं, इंजन इंजन में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में ना रब करते हैं, लोहे के टुकड़े जो गोल गोल, ये सब, ये इसके साथ घिस रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या करता है, एक एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, वो नहीं होना चाहिए, उसको लॉस बोलते हैं। तो हम उसी को बोल रहे हैं लॉस। लॉस क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन। इंजन ऑयल हम इसीलिए डालते हैं ताकि वो फ्रिक्शन कम हो जाए, और उससे वो वर्क डन फ्रिक्शन का कम हो जाए, मैकेनिकल एनर्जी जल्दी से कम ना हो। लॉस क्यों क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो लॉस है। फ्रिक्शन का बहुत लॉस होता है, वो कभी हम रिकवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन हो के क्या होता है ना, गर्मी पैदा होती है, इंजन गर्म हो जाता है ना। देखो कोई भी चीज़ चलती है, तुम सिलाई मशीन होती है ना, वो भी उसके अंदर खोल के देखा कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ये घूम रहा है, ये हिल रहा है, देखा है क्या? अरे सिलाई मशीन यार, हाँ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत इतनी सारी चीज़ें तो सोची भी नहीं होगी, ये हिल कैसे रहा है ये, ठीक है। वहाँ पे भी तेल डालते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। कम फ्रिक्शन करने के लिए, तभी तो आराम से चलती है। नहीं तो तुम्हें ज़्यादा काम करने, तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी, तुम्हें ज़्यादा काम करना लग जाएगा, ठीक है। तो वही, तो लॉस को हम ऐसे ही बताते हैं, लॉस इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ई क्या चीज़ था, मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कुछ होगी, मान लो 100, और फाइनल कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, अगर उसमें फ्रिक्शन होगा तो कम हो जाएगी। बीच में कोई फ्रिक्शन आ गया तो वो तो कम ही करता है, हाँ। तो मैकेनिकल एनर्जी कम ही हो जाती है जब फ्रिक्शन होता है। तो लिख लो, ये भी लिख लो, बस हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखो तुमको वो क्वेश्चन बताता हूँ, क्या जो कल किया था हमने, क्यों परसों किया था, लिख लिया, लिख लिया भाई, कोई बात नहीं, अभी जगह छोड़ दो तुम, अभी दे दूँगा, दिखा दूँगा। देखो क्या, एक क्वेश्चन किया था हमने, ये दीवार है, यहाँ से स्प्रिंग लगी हुई है, और यहाँ से एक डब्बा ऐसे चलते हुए आ रहा है, कितना था वो, 20 मीटर पर सेकंड, 4 किलो
के की वैल्यू कितनी थी 1800 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग है, यहाँ से डब्बा आ रहा है और फिर ये दीवार पे एक एंड दीवार पे चिपका हुआ है, डब्बा आएगा उसको दबाएगा तो बताना कितना वो दबेगी स्प्रिंग। यही तो किया था परसों। तो देखो इसको तुमने किया था वर्क डन निकालो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब करो, एक स्टेप में एक लाइन में हो जाएगा। इसमें पता फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, स्मूथ बोला था ना, फ्रिक्शन कुछ नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव हट गया। ठीक है, बाहर से कोई काम हो रहा है, बाहर से कोई वर्क डन हो रहा है, तुम पूरे कोई सिस्टम ले लो, ये धरती वर्ती सब कुछ सिस्टम ले लो। ठीक है, बाहर से कोई काम नहीं हो रहा, मतलब तुमने किसको सिस्टम ले लिया, पूरी धरती को ही ले लिया सिस्टम। तो स्प्रिंग की जो वो है क्या फोर्स, वो क्या हो जाएगी इंटरनल, और जो mg लग रहा है वो भी इंटरनल, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0, बस हो गया, और कुछ फोर्स नहीं है। तो जब बाहर से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, फ्रिक्शन विक्शन कुछ है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, क्या रहेगी मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्व्ड। तो इसको बोल सकते हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। जब बाहर से कोई काम नहीं कर रहा ना, कोई आदमी अभी धक्का नहीं मार रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व्ड, और फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे इनिशियल, ये इनिशियल ले लो, यहाँ पे कितनी है मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की, अरे इसकी तो एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। काइनेटिक कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं वो क्या होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है, एक ही तो चीज़ चल रही है, इनिशियली एक ही चीज़ चल रही थी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल कितनी होगी इसकी, कौन सी पोटेंशियल होगी, ग्रेविटेशनल, क्यों ज़मीन पे रखा हुआ है, और ज़मीन पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी 0। बताया था ना कहीं पे 0 रेफरेंस ले लो कि मैं यहाँ पे 0, एक जगह तुमको 0 लेना होता है, तो यहीं पे 0 ले लो, ज़मीन पे रखी हुई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0 प्लस स्प्रिंग। स्प्रिंग की क्या होती है, स्प्रिंग की मैकेनिकल कुछ होगी नहीं क्योंकि उसका मास 0 है, तो क्या होगी पोटेंशियल बचेगी। पोटेंशियल की एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की बताओ, हाफ के एक्स, पोटेंशियल एनर्जी हाफ, लेकिन यहाँ पे एक्स कितना है, कितना दबा हुआ है स्प्रिंग, कितना दबा हुआ है भाई, स्प्रिंग ऐसे ही पड़ी हुई है, किसी ने कुछ दबाया हुआ नहीं, ऐसी पड़ी हुई है, कितनी है, कितना कंप्रेशन इलोंगेशन है 0, तो कोई नहीं, कोई एनर्जी नहीं है भाई 0। ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, फाइनल पे आ जाओ, फाइनल में क्या होगा, जब ये इसको मान लो दबा दिया कुछ, यहाँ पे यहाँ तक वो स्प्रिंग खींची हुई, यहाँ तक दबा दिया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया वो, यहाँ से यहाँ पहुँच गया डब्बा, एक्स दबा दिया, ये एक्स मान लो, मतलब ऐसा हो गया कुछ। अब यहाँ पे लिखो ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे लिखो सब कुछ, वो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक कितनी होगी, आगे जाके डब्बा क्या हो जाएगा रुक जाएगा, क्योंकि वो वापस भी तो आएगा फिर, तो जब डब्बा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, स्प्रिंग दबा दी रुक जाएगा ना, हाँ फिर वापस भी आएगा, जैसे हम वो करते हैं ना, स्प्रिंग में कुछ मारोगे तुम तो वो टकरा के फिर वापस भी आता है। तो ये इतना दबा दिया, तो यहाँ पे कितनी अब काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि रुक गया वो डब्बा। ठीक है, अब पोटेंशियल पे आ जाओ, यहाँ पे पोटेंशियल ये ज़मीन पे ही है ना अभी भी, 0 पोटेंशियल प्लस स्प्रिंग दब गई, तो उसमें क्या आ जाएगी काइनेटिक, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो 0 है ना स्प्रिंग की, क्योंकि मास ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की, बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक लाइन में हो गया, कर लो बस, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इसे लगाओगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, करो सॉल्व करो, निकालो निकालो।
क्वेश्चन देता हूँ तुमको। ये क्वेश्चन ठीक है, इसको करो। एक स्प्रिंग ऐसे हमने धरती पे लगा दी, खड़ी कर दी स्प्रिंग। गाड़ी की स्प्रिंग होती है वो ऐसे ही होती कुछ, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ऊपर से एक डब्बा रखा 10 किलो का, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊपर, वहाँ से डब्बा छोड़ दिया, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको दबाएगा, कुछ तो दबाएगा, कहीं तक तो जाएगा वो दबा के। जैसे सोफे पे तुम कूदते हो, ठीक है, कोई सोफे पे तुमने कोई मांस रखा है ऐसे ऊपर से छोड़ेगा तो नीचे जाके सोफे को दबाएगा कि नहीं दबाएगा, उसके अंदर भी स्प्रिंग होती है। तो वो दबा, कितना दबा वो, उसको निकालना है। फाइंड कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन। कितना वो दब जाएगा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। इन स्प्रिंग, यहाँ से इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप्ड। और तुमको वो सब लगाना है क्या, यही सब मैकेनिकल एनर्जी, ये सब लगाओ, ठीक है, लगाओ, करो।